हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको फिर से मैं चैप्टर नंबर 12 का मानव संसाधन जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसका पार्ट 7 में मैं आज आपको सेक्स रेशियो के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको लिंगानुपात पढ़ाऊंगा। मैं आज इस पे डिस्कस करूंगा कि वास्तव में भारत के अंदर जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो लिंगानुपात की, वो किस रीजन से है, देश का लिंगानुपात कितना है और वास्तव में क्या हम मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम बनाए रखना चाहते हैं तो क्या हमें लिंगानुपात पर ध्यान देना चाहिए। इन सभी बातों के साथ मैं आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताने जाऊंगा जो कहीं कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए काफी मोस्टली है और जहां से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उनमें चलो स्टूडेंट्स, मैं आपको लेके चलता हूँ पार्ट 7। ज्यादा टाइम ना लेकर मैं आपको आपके टॉपिक पर लेके चलता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक को आपको समझना बहुत जरूरी है और ये शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टॉपिक शॉर्ट की जगह लॉन्ग आप बना सकते हो अगर आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज करके देखते हो तो। चलो, आइडियल एकेडमी स्कूल फिर से आपके लिए एक नए वीडियो के साथ फिर से आपको कुछ अच्छा समझाने का प्रयास करेगी। चलो देखते हैं कि हम आज किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है। जो हमारा टॉपिक है वो लिंगानुपात है, जिसको मैं सेक्स रेशियो बोल रहा हूँ। लिंगानुपात आप जैसे जानते हो कि प्रति 1000 पुरुषों पर पाए जाने वाली महिलाओं की या स्त्रियों की संख्या को हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, तो लिंगानुपात क्या है, देश में सेक्स रेशियो क्या है, देखते हैं। लिंगानुपात के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो किसी क्षेत्र विशेष या देश या राज्य या उसकी सीमा के पुरुष व स्त्री की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को इसका मानक माना जाता है। इस पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें प्रति 1000 पुरुष जो पाए जाते हैं उनमें महिलाओं की संख्या जो पाई जाती है वो मानक है। मतलब पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही हम लिंगानुपात के रूप में मेजरमेंट करते हैं या उसके बारे में समझाते हैं। तो ये टॉपिक आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। तीसरा है, हम ये भी कह सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। आप ये भी डेफिनेशन याद रख सकते हो कि लिंगानुपात किसे कहते हैं, कि 1000 पुरुषों पर किसी भी देश में या किसी भी राज्य में 1000 पुरुषों पर पाई जाने वाली महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात या सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं, लिंगानुपात को ही लेके चलते हैं। लिंगानुपात किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। मतलब समाज को अगर हमें चलाना है, किसी देश को अगर हमें चलाना है, तो कहीं ना कहीं हमें इक्वलिटी देखनी होगी, समानता देखनी होगी महिला और पुरुषों के बीच में। तो इन दोनों को देखते हुए हमें कहीं ना कहीं दोनों में सामंजस्य बिठाकर चलना होगा अगर हमें अच्छे समाज को बनाना है या अच्छे समाज की हमें कल्पना करनी है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचक यही माना जाता है कि महिला और पुरुषों की जो संख्या लगभग समान हो, इक्वल हो। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है 2, 4, 5 का, लेकिन इतना भी नहीं हो सकता कि आप उसमें कि 1000 पर सिर्फ 900 हो, 800 हो, 400 हो, ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इससे कहीं ना कहीं समाज जो है उसमें कुछ कुरीतियां फैल जाती है, कुछ घटना ऐसी होने शुरू हो जाती है जिससे कहीं ना कहीं वो देश के लिए भी काफी घातक होता है, या कह सकता हूँ वो देश के लिए काफी नुकसानदेह होता है। तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। समानता की सीमा मापने के लिए ही हम कहीं ना कहीं सेक्स रेशियो या कहते हैं कि लिंगानुपात के बारे में चर्चा करते हैं। देश में लिंगानुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। बिल्कुल सही बात बोली। भारत जैसे देश में भी मैं इस बात को बिल्कुल फैक्ट मानता हूं कि भारत जैसे देश में भी जो लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं होता, पुरुषों के पक्ष में होता है। ठीक है ना, कि पुरुषों पे कितनी महिलाएं पाई जाती, क्योंकि हमारा जो इस समय जो शासन चल रहा है डेमोक्रेसी के अंदर वो पितृत्मक है, पितृसत्तात्मक है। मतलब पिता के नाम से पितृ को जाना जाता है, इसलिए महिलाओं की जगह पुरुषों को ज्यादा स्थान दिया जाता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का जो लिंगानुपात था वो 940 था। कितना था? 940। और मालूम होगा 2001 में 933 था। तो कहीं ना कहीं 7 लोगों का, ओहो, थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। तो लिंगानुपात में हम 1000 पुरुषों पर जो भारत में जो महिलाएं पाई जाती हैं वो लगभग 940 है, इसलिए यहाँ का सेक्स रेशियो काफी कम माना जाता है। 60 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ना के बराबर है। और इसको दूसरी तरफ देखें तो सबसे कम जो लिंगानुपात जो राज्य है और सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात जहां पर पाया जाता है, मैं उसकी आज डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मैं केरल राज्य को लूंगा। केरल जो स्टेट है वो सबसे डेवलप स्टेट में बोलूंगा उसको। एजुकेशन सेक्टर उसका बहुत अच्छा है, लिटरेसी रेट उसकी बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पर लिंगानुपात भी लगभग 1084, लगभग 1084 सबसे अधिक
ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रख लेना। और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में, जहां का लिंगानुपात है लगभग 877 व्यक्ति या 877 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। क्योंकि मैं आपको ये और समझा देता हूं कि देश के प्राइम मिनिस्टर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा हरियाणा में जब लिंगानुपात कम था तो यहाँ पर एक मुहिम चलाई गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, हरियाणा करनाल साइड से मुहिम चलाई गई थी कि यहाँ पर बेटियों को जन्म होते ही मार दिया जाता है या यहाँ पर बेटियों को पसंद नहीं किया जाता, ऐसा माना जाता है। इसलिए हरियाणा राज्य के अंदर ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम शुरू की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का अगर मैं लिंगानुपात की बात करता हूं तो 926 था। ये भी देखो चौंकाने वाली बात है कि राजस्थान में लिंगानुपात देश की कुल लिंगानुपात से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ या बहुत ही बैकवर्ड एरिया के अंदर मैं मान सकता हूं किसी एरिया में लिंगानुपात के क्षेत्र में, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं पुत्रों की मोह के चक्कर में पुत्रियों को या महिलाओं को ज्यादा जगह नहीं दी जाती है। ठीक है, इसलिए लिंगानुपात क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, इस पे भी अच्छे से ध्यान रखना। राजस्थान लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? राजस्थान का लिंगानुपात 2011 में 1901 से अब तक की सभी जनगणनाओं में सबसे अधिक माना जाता है, जो राज्य की सामाजिक प्रगति का सूचक है। कम तो लगातार मैं बोल सकता हूँ इसको भारत की अपेक्षा, लेकिन इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ कि कहीं न कहीं पहले की तुलना में थोड़ा बहुत जो सेक्स रेशियो है उसमें इंक्रीज हुआ है, उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है। इसलिए 1901 से लेके और 2011 की जो जनगणना में की गई है उसमें कम से कम ये बोला गया है कि जो इसका लिंगानुपात है वो बहुत ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक रहा है, क्योंकि शहरों के लोग जागरूक होते हैं, कहीं ना कहीं वो लड़की और लड़की के बीच में ज्यादा फर्क नहीं मानते हैं, लेकिन गांव के अंदर कहीं ना कहीं लिंगानुपात में कमी देखने को मिलती है। ये बात भी एक फैक्ट है और ये सब जानते हो जो शहर और गाँव में रहते हैं। और घरों के अंदर तो छोटी मोटी घटनाएं जो होती रहती हैं इनके बारे में भी आप अच्छे से जानते हो कि किस प्रकार हम इनके दोनों कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में रहने का प्रमुख कारण भ्रूण हत्या मानी गई है। बिल्कुल सही बात है कि जन्म से ही पुत्र की चाह के अंदर भ्रूण हत्या कर दी जाती है। ठीक है, जिसके लिए हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा रखी है, एक कानूनी एक लॉ बना दिया और इस पर कहीं ना कहीं अब सजा भी होती है। तो कहने का अर्थ है कि जो बचपन में ही बच्चे को मार दिया जाता है, घर में बच्चे को मार दिया जाता है, पुत्र और पुत्री की चाह को देखते हुए कि सबसे ज्यादा जो चाहत होती है वो पुत्र की होती है, इसलिए इसको घर में मार दे, जिसको भ्रूण हत्या बोलते हैं। इससे कहीं ना कहीं देश में लिंगानुपात क्या हुआ? बिल्कुल अनबैलेंस हो गया है और अनबैलेंस होने के कारण कहीं ना कहीं देश में प्रॉब्लम सामने आई है। सरकार द्वारा भ्रूण हत्या रोकने और लड़कियों के जन्म और उनके जीवित रहने की स्थिति में सुधार लाने की विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास तो किए जा रहे हैं, जगह जगह जागरूक अभियान भी किए जाते हैं। सरकार द्वारा समय समय पर कुछ प्रोग्राम भी लॉन्च किए जाते हैं जिसके द्वारा देश में भ्रूण हत्या को रोका जाता है। मैं आपको बता चुका हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना गया है। तथापि इस समस्या का समाधान जन जागृति और शिक्षित समाज से ही संभव हो सकेगा। जितना हम एजुकेशन सेक्टर से जुड़ेंगे, जितना हम एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करेंगे, तभी मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं समाज जागृत होगा और लगातार समाज में ये जो कुरीति फैली हुई इससे हम क्या करते हैं, निपटान कर सकते हैं। थोड़ी और डिस्कस करते हैं। राजस्थान में डूंगरपुर राजसमंद, ये दो क्वेश्चन मैं लेके आऊं आपके लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं क्योंकि राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं, बुक भी राजस्थान की पढ़ रहे हैं क्योंकि हम राजस्थान बोर्ड पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान बोर्ड पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजस्थान में डूंगरपुर राजसमंद जिले ऐसे जिले हैं जहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? राजस्थान में डूंगरपुर और राजसमंद। डूंगरपुर में 990 है और राजसमंद 988। अगर आपसे पूछा जाए दोनों में से एक का पूछा जाए तो आपको याद रखना है डूंगरपुर का याद रखना है। किसका याद रखना है? डूंगरपुर का याद रखना है, ठीक है। और राजसमंद में 988 है। तो कहीं ना कहीं दो महिलाओं की संख्या कम होने के कारण डूंगरपुर को मैं पहले नंबर पे रखूंगा। चलो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं आगे। राज्य में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर जिले में है, ये आपको याद रखना है। धौलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, इस पे आपको याद रखना है। इसमें सबसे कम लिंगानुपात बात हो तो 845, मतलब सबसे कम लिंगानुपात राजस्थान में जो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट को हम मानेंगे। इसको आपको मोस्ट रखना है। तो आपको दो चीजें आपके सामने आ गई, डूंगरपुर राजसमंद सबसे ज्यादा और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो धौलपुर है। लेकिन सबसे ज्यादा में बात है डूंगरपुर का पहले नंबर पर रखोगी, इसके बाद आपकी बात आएगी राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद में चर्चा करूंगा नगरीकरण के बारे में, डिस्कस करेंगे हम कि नगरीकरण में साक्षरता पे हम सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे, साक्षरता क्या है। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको ये कर देता हूँ, ये शायद हल्का सा ग्राफिकल मिस्टेक हो गई थी, तो ये आपको साक्षरता रखना है ना, साक्षरता। ठीक है, बिल्कुल। नगरीकरण से तात्पर्य जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना। देखो यहाँ पर मैं पलायन का वर्ड आया है, ठीक है, और पलायन वर्ड आया है तो मैं कह सकता हूँ माइग्रेट को वर्ड को हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, और लोग अपनी जीवन को अच्छा जीने के लिए, लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए, रोजगार की तलाश में लोग कहीं ना कहीं गांव से शहरों को क्या करते हैं, पलायन कर, जिसको माइग्रेट बोलते हैं। और इस कारण से कहीं ना कहीं शहरों में जो जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों की भौतिक विस्तार जैसे क्षेत्रफल, जनसंख्या इत्यादि का विस्तार भी शहरीकरण कहलाता है। ठीक है, ये तो आपको नॉर्मली पता होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से ही। भारत में शहरीकरण स्वतंत्रता के बाद होने वाली वह घटना है जिसमें भारत में नगरों की संख्या आकार में तेजी से वृद्धि हुई है। एग्जाम्पल दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, ये ऐसे महानगर हैं जहां कहीं ना कहीं तेजी से जनसंख्या आकार में वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उन लोगों ने शहरों की ओर क्या किया, पलायन किया है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि राजस्थान या फिर मैं भारत की बात करता हूं तो तेजी से शहरीकरण होने का एकमात्र रीजन यही माना गया है। साक्षरता दर की मैं बात करता हूं तो राजस्थान में और भारत की हम दोनों की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 7 कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। एक ओर तो नगरीकरण आधुनिक औद्योगिकरण में सामयिक प्रणाली का घोतक माना जाता है। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं जो चीजें जब तेजी से इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं वो फायदेमंद भी होती है, नुकसानदेह भी होती है। लेकिन फिर भी हम दूसरी ओर यह पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के लिए घातक माना गया, क्योंकि हम जितना शहरीकरण को बढ़ावा देंगे उतनी हम प्रकृति के अंदर जो रिसोर्स है हमारे, उनको हम ज्यादा यूज करेंगे। रिसोर्स को ज्यादा यूज करेंगे नेचर क्लाइमेट के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिलेगा, और चेंज मिलेगा तो ये पर्यावरण को क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगा। कुछ वर्षों की मैं बात करता हूं तो जनगणनाओं में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित शहर क्षेत्र और आदि सभी को शहरी क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया। बिल्कुल जहां पर नगर पालिका है, मैं कह सकता हूं जहां पर 5000 से ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं, ठीक है, और 20,000 तक जहां जनसंख्या पाई जाती है, उसको कहीं ना कहीं हम गांव से शहरों की ओर क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। भारत की ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या से काफी अधिक है, क्योंकि माना जाता है आज भी लगभग देश में 70% लोग गांव में निवास करते हैं शहरों की बजाय। ये भी बात हमें याद रखनी होगी। ठीक है, बिल्कुल। भारत की जनसंख्या का 3/4 से थोड़ा कम गांव में निवास करता है। यह इस बात को प्रदर्शित जरूर करता है कि हमारे देश में कृषि मुख्य व्यवसाय है। ये भी आपको याद रखना है, देश का मुख्य व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि है, क्योंकि आज भी देश की लगभग आधी जनसंख्या यहाँ पर रोजगार के साधन के रूप में प्राप्त कर रही है। यद्यपि ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे घट भी रही है और शहरी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, वो तो सिंपल सी बात है, लोग पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं शिक्षा के लिए, अच्छी एजुकेशन प्राप्त मिल जाती है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए और लाइफस्टाइल के लिए। ठीक है ना, ये चीजें भी कहीं ना कहीं शहरों की ओर पलायन करने के लिए सबसे मेन रीजन है। इसका प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का रोजगार, शिक्षा, अन्य शहरी सुविधाओं हेतु शहर की ओर पलायन करना माना गया है, जो मैं आपको बता चुका हूं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। थोड़ा बहुत आपको डिस्कस करना जरूर पड़ेगा इन टॉपिक्स को लेकर, क्योंकि तभी आप इनको अच्छे से कर पाओगे। भारत की 121 करोड़ में से 83.3 करोड़ जनसंख्या गांव में, देखो मैंने रेशियो निकाल दिया, और 37.7 करोड़ जनसंख्या शहरों क्षेत्रों में निवास कर रही है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम और डाटा दें तो लगभग जनसंख्या 70% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में, जो मैं आपको बता चुका हूं अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, 70% भाग लगभग गाँव में निवास कर रहा है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 75.13% भाग गाँव में और शेष 24.87% भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। ये भी आपको याद रखना है। और हम थोड़ी सी डिस्कस और करें तो हालांकि शहरीकरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, बट लेकिन आज भी राजस्थान की 3/4 जनसंख्या ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां पर निवास कर रही है। कृषि उसका मुख्य व्यवसाय है, एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे उसका मेन क्या है, व्यवसाय माना गया है। ये आपको याद रखना। थैंक यू। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये टॉपिक वो टॉपिक है जो इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक, जहां से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो मिलेंगे कल अगले वीडियो के अंदर।
तब तक आप इन टॉपिक्स को क्लियर करते रहें, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करते रहें। थैंक यू।